किस्से खाकी के कहानी संकलन एक एक कहानी चुना हुआ एक एक मोती है। जब भी इन कहानियों को पढ़ती हूँ बहुत ही अच्छा लगता है और पढ़ते ही एकदम मन में आता है कि इसे रिकॉर्ड कर लूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के यूट्यूब चैनल पर सविता मिश्रा जी को धन्यवाद देते हुए इस कहानी संग्रह की एक और कहानी उत्सव लेखिका संगीता माथुर प्रस्तुत करती हूँ। सम्मान समारोह आरंभ हो गया था। बेटे प्रशांत को मेडल पहनाते हुए पुलिस महानिरीक्षक ने उसकी पीठ थपथपाई। अपने भाषण में भी उन्होंने प्रशांत की बहादुरी और समर्पण भाव की दिल खोलकर प्रशंसा की। किस तरह उसने जान की बाजी लगाकर हथियारों के इतने बड़े जखीरे को पकड़ा था। पदक लेकर स्टेज से उतरकर जब प्रशांत ने हम सभी के चरण स्पर्श किए तो उसे आशीर्वाद देते हुए हर्षातिरेक से सभी की आंखें भर आईं। हम सभी बाबा को बहुत मिस कर रहे हैं। करते भी क्यों नहीं। बाबा और हर्षोल्लास एक दूसरे के पर्याय जो थे। मृत्यु पर्यंत उनकी यही इच्छा रही कि घर में हमेशा उत्सव का सा वातावरण बना रहे। इसलिए उन्होंने इस घर का नाम ही उत्सव रख दिया था। उत्सव में देर रात तक बधाई देने आने वालों का तांता लगा रहा। रात में हम दोनों बहनों ने साथ सोने की इच्छा जाहिर की, जिसका सबसे बड़ा कारण यही था कि हम बाबा के बारे में बातचीत कर सकते थे। सभी ने मन से इस इच्छा का स्वागत किया और हम दोनों बहनें जब भी कोई महत्वपूर्ण वार्ता करनी होती यही रास्ता अख्तियार करती थी। आज बाबा होते तो कितना खुश होते न दीदी। बिस्तर पर लेटते ही मैंने दिल की बात बड़ी बहन नम्रता के सामने कही। हाँ विनू, खुशी के मौक़ों, तीज त्योहारों और उत्सव आदि में तो उनके प्राण बसते थे। मुझे तो उत्सव शब्द के सही मायने भी बाबा ने ही समझाए थे। तुम तो जानती ही हो, साल में एक बार वे हम दोनों बहनों से मिलने अवश्य आते थे। एक बार बाबा आए तो दिवाली थी, लेकिन घर में वैसा कोई माहौल नहीं था। उन्होंने कारण पूछा तो मैंने बताया, प्रवीण घर में नहीं होते तो कुछ करने का मन नहीं करता बाबा। वे तो सीमा पर जूझ रहे हैं और हम, हाँ, जब वे आते हैं तो हम खुशियाँ मनाते हैं, रोज़ घूमने जाते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं, तरह तरह के व्यंजन बनते हैं। हमारे लिए तो होली, दिवाली, तीज, करवा चौथ सब उन दिनों में ही हो जाते हैं। बाबा, आप दुआ करो सीमा पर हमेशा शांति बनी रहे, जिससे इस घर में हमेशा उत्सव का सा वातावरण बना रहे। तुम्हारा कहना सही है बेटी, अपने साथ हों तो हर दिन दिवाली है, लेकिन बेटी वीरेन की ओर भी तो देखो। वह इन पर्व, उत्सव आदि के बारे में अभी नहीं जानेगा तो कब जानेगा। उसके पापा यहाँ नहीं हैं तो तुम्हारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। क्या प्रवीण को यह जानकर अच्छा नहीं लगेगा कि वह यहाँ नहीं है और तुमने उसके बिना त्योहार मनाया, वीरेन को हर उत्सव से जुड़ी ऐतिहासिक परंपरा और हमारी संस्कृति से वाकिफ करवाया। बाबा की बातों ने मुझे छू लिया था वीनू। उनकी यह सीख मैंने हमेशा के लिए गांठ बांध ली। यहाँ तक कि प्रवीण के गुजर जाने के बाद भी वीरेन की खातिर मैं घर में दिवाली आदि हर उत्सव उसी उल्लास से मनाती हूँ। नम्रता की आंखें पति को याद करके भीग गईं। दीदी, बाबा ने यही सीख मुझे भी दी थी। जब मैंने कहा था कि तरुण को जब भी व्यापार में लाभ होता है, हमारे लिए तो वही होली, दिवाली, तीज त्योहार सब हो जाता है। कर्मचारियों में बोनस बांटते हैं और दिल खोलकर खुशियां मना लेते हैं। बाबा, दुआ करो तरुण का व्यापार खूब फले फूले। दीदी, बाबा मुझे एक कहानी भी सुनाया करते थे, जो शायद तुम्हें सुनाने की उन्हें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कौन सी कहानी? नम्रता ने आश्चर्य से पूछा। एक बूढ़े और उसकी दो बेटियों की कहानी। एक बेटी का पति किसान था और दूसरी का कुम्हार। जब वह किसान बेटी के पास जाता तो बाबा से बारिश की दुआ मांगने को कहती ताकि खूब फसल हो और उसका घर भरा रहे।
लेकिन जब वह कुम्हार बेटी के पास जाता तो वह बाबा से बारिश न होने की दुआ करने को कहती, ताकि वे खूब घड़े बनाकर बेच सकें और उनका घर भर जाए। कहानी सुनाते हुए बाबा गंभीर हो जाते और कहते, बेटी, मेरी स्थिति भी उस बूढ़े जैसी ही है। नम्रता चाहती है सीमा पर शांति बनी रहे, लेकिन यदि सीमा पर शांति बनी रहेगी तो तरुण के हथियारों के व्यापार का क्या होगा? उन्हें कौन खरीदेगा? नम्रता दीदी वैसे ही सन्न रह गई जैसे उस समय बाबा की बात सुन मैं अवाक रह गई थी। सिक्के के इस पहलू के बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। दीदी, बाबा बोलते जा रहे थे और मैं अवाक सुनती जा रही थी। वह बूढ़ा भी मेरी तरह स्वार्थी नहीं था। उसने वर्षा की प्रार्थना की और खूब वर्षा हुई। देश खुशहाली से भर उठा। बाबा, उस कुम्हार का क्या हुआ? मैंने आशंकित हृदय से पूछा था। अरे, होना क्या था? उसने दूसरा धंधा कर लिया। हाथ में हुनर हो तो कोई इंसान भूखा नहीं मरता। मैं बाबा का इशारा समझ गई थी। मैंने दबे स्वरों में तरुण पर धंधा बदलने का दबाव बनाना आरंभ कर दिया। यह तब की बात है जब प्रवीण जीजाजी को सीमा पर बहादुरी दिखाने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। हम सब दिल्ली में इकट्ठे हुए थे। कितने गौरवमय क्षण थे वे, जब राष्ट्रपति ने जीजाजी को शौर्य चक्र प्रदान किया था। बाबा की गोद में बैठे प्रशांत ने खुशी से कितनी तालियां बजाई थीं। बड़े बड़े नेता, ऑफिसर आकर जीजाजी को बधाई दे रहे थे। प्रशांत पर उनका आभा मंडल पूरी तरह हावी हो गया था। वह बाबा से लिपट गया था। बाबा, हमें भी मौसा जी के जैसा देशभक्त बनना है, खूब नाम और सम्मान कमाना है। जरूर बेटा, जरूर। बाबा ने स्नेह से उसे थपथपाते हुए मेरी ओर ताका था। मैं उनका मंतव्य समझ अंदर तक कांप गई थी दीदी। तरुण पर मैंने दबाव बढ़ाना आरंभ कर दिया, बल्कि अब तो मैं गुपचुप उन पर निगाह भी रखने लगी थी। जो कुछ मुझे पता चला उसे जानकर मुझे गहरा धक्का लगा। वैसे तो हथियार बेचने का उनके पास लाइसेंस था, लेकिन सरकार के अलावा भी कुछ लोग उनसे चोरी छुपे महंगे दामों में हथियार खरीदते थे। मैंने तरुण से जमकर लड़ाई की। बाबा को शायद इस बात की भनक पहले से ही थी, इसीलिए उन्होंने मुझे चेताया था। वीनू, प्लीज समझने की कोशिश करो। हम व्यापारी हैं, हमारा काम व्यवसाय करना है। हमसे खरीदी चूहे मारने की दवा से कोई आदमी चूहे मारता है या हत्या करता है या आत्महत्या, इससे हमें क्या लेना देना? तरुण ने कहा था। यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप देश के दुश्मनों की मदद कर रहे हैं। न जाने कितने परिवार उजाड़ रहे हैं। यदि किसी दिन आप पकड़े गए तो मेरा क्या होगा? प्रशांत, जिसकी रग रग में देशभक्ति बह रही है, यदि उसने आपका यह घिनौना रूप देख लिया तो हम कैसी भी परिस्थिति में रह लेंगे। आप दूसरा काम देखना आरंभ कर दीजिए, वादा कीजिए। तरुण ने वादा किया भी और निभाया भी। उन्होंने मोटर पार्ट्स का धंधा आरंभ कर दिया। नया नया धंधा चला नहीं, पर मैं खुश थी, बाबा खुश थे। लेकिन तभी हमारी खुशियों पर वह गाज गिर पड़ी। जीजाजी दुश्मनों का सामना करते हुए सीमा पर शहीद हो गए। अपने मौसाजी की तिरंगे में लिपटी देह को देख प्रशांत ने प्रण लिया था कि वह भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेगा। उन्हें तोपों की सलामी दी जाते देख उसका मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया था। मैंने उसे बाबा को कहते सुना था, जाना तो इस दुनिया से एक दिन सभी को है बाबा, लेकिन इतने सम्मान और ठाट बाट से जाने का सुख कितनों को मिल पाता है। तरुण उसी दिन समझ गए थे कि शहादत के जिस रास्ते पर उनका बेटा चल पड़ा है, वहाँ से अब उसके कदम पीछे खींचना कदापि मुमकिन नहीं है। आखिर पुलिस सेवा में उसका चयन हो गया और वह प्रशिक्षण के लिए चला गया। सारा परिदृश्य पलक झपकते ही बदल गया था। सरकार की ओर से नम्रता दीदी को पर्याप्त आर्थिक सहायता, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा आदि सुविधाएं मुहैया करवाई गई। वीरेन ने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, पर उसकी आगे पढ़ने में रुचि नहीं थी। वह कोई व्यवसाय करना चाहता था। बाबा को उसके संग जबरदस्ती करना
उचित नहीं लगा। वे अब तक सेवानिवृत्त हो चुके थे। दीदी की तबीयत खराब रहने लगी थी। वे चाहती थीं बाबा उनके साथ आकर रहें। दोनों को एक दूसरे का सहारा रहेगा। तरुण अभी तक अपने नए धंधे में जम नहीं पा रहा था। जमा पूंजी खत्म होने लगी थी। ऐसा लग रहा था पुश्तैनी मकान बेचना पड़ेगा। इस बदलते परिदृश्य में बाबा ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने अपनी जमा पूंजी से वह बड़ा सा घर खरीद लिया और इसे नाम दिया उत्सव। बाहर से एक नज़र आने वाला यह भवन अंदर से 2 बराबर एक जैसे भागों में बटा है। अपनी दोनों बेटियों को उन्होंने एक एक हिस्सा सौंप दिया। स्वयं नम्रता दीदी वाले हिस्से में रहने लगे। सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होते हुए भी हर खुशी हर दुख में हम सब एक हैं। हर उत्सव हम मिलकर मनाते हैं, हर दुख हम मिलकर बांटते हैं, क्योंकि बाबा के अनुसार बांटने से खुशी बढ़ती है और दुख घटते हैं। वीरेन को उन्होंने तरुण के संग व्यापार में लगा दिया था। उनकी व्यावहारिक समझ ने हम सभी को छू लिया था। हम सब उनकी छत्र छाया में बेहद सुरक्षित महसूस कर रहे थे। घर भर में फिर से खुशियाँ लौट आई थीं। वीरेन और प्रशांत हम उम्र हैं और तनु भाइयों से 2 बरस छोटी है। उसकी पढ़ाई पूरी हो गई थी। हम सब उसके लिए उपयुक्त वर की तलाश में थे। तभी तनु ने एक विस्फोट कर दिया। वह एक युवक से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। मुझ सहित सभी ने तनु के खिलाफ तलवारें खींच ली थी। तब बाबा ने मोर्चा संभाला। उनके अनुसार हमें एक बार लड़के और उसके परिवार से मिल लेना चाहिए। चूंकि लड़का सुसंस्कृत और आत्मनिर्भर है तो मैं चाहता हूँ कि तनु की शादी उसकी पसंद के लड़के से ही कर देनी चाहिए। बाबा की इच्छा का मान रखते हुए तनु का विवाह उसकी पसंद के अनुसार कर दिया गया। उत्सव में खूब खुशियाँ मनाई गईं। ऐसे अवसरों पर बाबा बच्चों के संग बच्चा बन जाते थे। उनके संग ठुमकते, खाते पीते, हर रस्म में जोश खरोश से भाग लेते। विदाई के वक्त तनु सबसे ज़्यादा बाबा के गले मिलकर रोई थी। हम सब की आंखें भी बरस उठी थीं। तनु की विदाई के साथ ही बाबा का स्वास्थ्य गिरने लगा था। प्रशांत प्रशिक्षण पूरा कर इंस्पेक्टर बन गया था। वीरेन भी व्यापार में अच्छे से जम गया था। दोनों के लिए रिश्ते आने लगे थे। दोनों के ब्याह की चर्चा सुन बाबा के सूखते बदन में एकदम जान आ जाती। पूरे 10-15 दिनों तक खुशियाँ मनाएंगे हम। आजकल के ये एक दिन के शादी ब्याह मुझे नहीं सुहाते कि होटल में गए, खाना खाया और हो गई शादी। हम तो पूरा उत्सव दुल्हन की तरह सजाएंगे। ढोल नगाड़े बजेंगे, इतनी मिठाई और पकवान बनेंगे कि मेहमान खा खा कर अघा जाएंगे। एक एक रस्म शिद्दत से पूरी करेंगे। बाबा सब सपने आंखों में लिए एक दिन गहरे नींद सोए तो फिर नहीं उठे। उत्सव में कोहराम मच गया। जिसने सुना दौड़ा चला आया। उत्सव वाले बाबा दूर दराज तक के लोगों के दिलों में बसते थे। सूरज निकल आया था। दोनों ने अपनी वार्ता पर विराम लगाते हुए कमरे से बाहर कदम रखा। प्रशांत उठो, आप भी उठिए, कितनी धूप चढ़ाई है। मेरी आवाज़ से तरुण की नींद खुली। ओह, इतना वक्त हो गया। तरुण आंखें मलते हुए उठ बैठे। जल्दी से मुँह हाथ धोकर आ जाइए। दीदी ने आप सबकी पसंद का सूजी का हलवा और पकोड़े बनाए हैं। नाश्ते की टेबल की आज की रौनक ही कुछ और थी। बाबा सच कहते थे, घर तब अच्छा लगता है जब घर वालों से भरा हो, और खाने की टेबल तब अच्छी लगती है जब सुस्वादु पकवानों से भरी हो। लेकिन टेबल से भी ज़्यादा रौनक हम दोनों बहनों के चेहरों पर नज़र आ रही थी। कल रात हम में क्या महत्वपूर्ण गुफ्तगू हुई, हर कोई जानने के लिए बेताब हो रहा था। मैंने रहस्य उद्घाटन कर ही दिया। दीदी की बुआ सास ने वीरेन के लिए एक रिश्ता सुझाया था। दीदी ने तहकीकात की तो पता चला लड़की बहुत सुंदर और सुशील है। उसकी एक छोटी बहन भी है जो कि पुलिस विभाग में दरोगा है। वह भी रूप गुण में अपनी दीदी जैसी ही है। तो हम सोच रही थी
क्यों न दोनों को वीरेन और प्रशांत के लिए ले आएं? प्रशांत के जैसे एक ही प्रोफेशन में है, जानती बूझती है पुलिस विभाग को। इस कारण प्रशांत जैसे कर्मठ जिद्दी से उसकी निभेगी भी खूब। क्यों न एक ही मंडप में दोनों भाइयों की शादी कर दी जाए? बाबा की इच्छा के अनुरूप उत्सव का माहौल एक बार फिर उत्सवमयी होने जा रहा था। हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को आगामी पीढ़ियों को हस्तांतरित करने वाले दो ही कारक हैं, एक हमारे परिवार के बुजुर्ग और दूसरे हमारे उत्सव। मैं दोनों के ही आगे नतमस्तक हूँ। यह थी संगीता माथुर द्वारा लिखित एक बहुत ही सुंदर कथा उत्सव। सविता मिश्रा जी द्वारा संपादित किताब किस्से खाकी के से इसको लिया गया है। सविता मिश्रा जी को धन्यवाद के साथ मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।